Hello everyone, myself दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरोड़ा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। हम ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हमारा नया चैप्टर जो सरफेस केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है उसके 2 लेक्चर देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। कल हमने एडजॉर्प्शन से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स, उनके फैक्टर्स और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था, जिसके दौरान हमने फ्रेंडली आइसोथर्म का ग्राफ, उसको रीड करना और उसको ड्रॉ करना, ये तीनों चीजें सीखी थी। आज आगे हम एडजॉर्प्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैटालाइसिस। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इसके पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में सोचने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको डिस्कवर किया गया, किसके दिमाग में ये थॉट आया, ये सारी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो आप पूरा कंसंट्रेट यहाँ करें। हो सकता है आवाज को लेकर थोड़ी सी इश्यू आ सकती है आज। तो कैटालाइसिस क्या है उसको अपन बाद में समझेंगे, लेकिन यहां तक आने की जरूरत क्यों पड़ी ये हम देखते हैं। तो ये टॉपिक एक तो आप बेसिक देखो तो क्लास 10 में आप पढ़ चुके हो पहले, कैटालिस्ट एंड टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, ये आपके क्लास 10 का टॉपिक था पहले। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि हमने 10th में एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। 10th का एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट। आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। रेट के आधार पर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि अगर मैं रेट के आधार पर बात करूं तो रिएक्शंस कौन सी होंगी। 2 प्रकार की रिएक्शंस होती है रेट के आधार पर। कौन सी 2 रिएक्शंस है देखिए फटाफट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहली तो है स्लो रिएक्शंस और दूसरा है फास्ट रिएक्शंस। 2 प्रकार की रिएक्शन होती है रेट के आधार पर। रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो बहुत ही फास्ट होती है। इनके एग्जांपल्स भी आप देख चुके हैं। अगर मैं स्लो रिएक्शन की बात करूं तो इसका सीधा साधा एग्जांपल जो हम सब जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऑल यू आर फेमिलियर विथ इट, आप सभी इसके साथ फेमिलियर हैं, आप जानते भी होंगे इनके बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में या कहीं पर भी खुले में कोई लोहा पड़ा हुआ है, तो क्या मान लीजिए कल कोई लोहे की चीज खरीद कर लाया, आपने उसको बाहर रख दिया, बारिश हुई, हवा के संपर्क में आया और 2 दिन में वो रस्ट होने लग गया। ऐसा देखा क्या कभी आपने? क्या कभी ऐसा देखने में आया हमारे कि 2 दिन में लोहा जो है वो जंग लगना प्रारंभ हो गया? नहीं। क्या होता है, जब लंबे समय तक लोहा हवा और पानी के संपर्क में रहता है, एयर एंड मॉइस्चर की कांटेक्ट में रहने के कारण जो है वो रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब लंबे समय तक ये रहेगा। लेकिन अब आप लोगों ने देखा होगा कि अब तो हम क्या कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन की टेक्निक यूज में ले लेते हैं, कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं रस्टिंग को बचाने के लिए। तो अब रस्टिंग इवन कई ईयर्स तक पॉसिबल नहीं है। अगर पेंट उतर जाए तो अलग बात है, बाकी तो कई लंबे सालों तक रस्टिंग नहीं होती। लंबे साल तक लोहे को हम बचाकर रख सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है, आयरन पिलर दिल्ली कुतुब मीनार, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। वो एक एक्सेप्शनली केस है जिसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ना ही कोई पेंट किया हुआ है, फिर भी वो आयरन खुले में है, लंबे समय तक एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी है, लेकिन आज तक उस पर रस्ट नहीं लगा हुआ है। आज भी कई सारे साइंटिस्ट जो है वो उसके बारे में पता करने में लगे हुए हैं। तो एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी तो पहला एग्जांपल स्लो रिएक्शंस का क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगला मैं बात करूं फास्ट रिएक्शंस की, तो फास्ट रिएक्शंस का एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं तो आयनिक रिएक्शंस को आप कह सकते हो, ये होती है फास्ट रिएक्शंस। मतलब आप पलक झपकते हो, इतने में ये आयनिक रिएक्शंस पूरी हो जाती है। विद इन मिनट, विद इन सेकेंड्स, मिनट तो बहुत हो गया, विद इन सेकेंड्स आप किसी को कुछ बताओ कि ये रिएक्शन हुई, इतने में वो रिएक्शन हो जाएगी। एग्जांपल अगर मैं इसका लूं तो आप ले सकते हो कि आप मान लीजिए आपने लैब के अंदर ये होता है AgNO3, लैब में अवेलेबल होता है पर बहुत कॉस्टली होता है, महंगा होता है। अगर AgNO3 के अंदर आपने गलती से डाल दिया HCl, AgNO3 के अंदर गलती से आपने डाल दिया HCl, तो ये पीपीटी बना देगा AgCl2 का, तुरंत व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा AgCl2। और आपको पता होना चाहिए ये पीपीटी बनने में विद इन सेकेंड्स लगते हैं। आप किसी को बोलोगे देखो पीपीटी बना,
इतने में पीपीटी बन जाएगा। मतलब ये कि बहुत बहुत फास्ट रिएक्शन है, बहुत तेजी से ये रिएक्शन हो रही है। तो क्या हुआ, फास्ट रिएक्शंस है, ये क्या थी, स्लो रिएक्शंस है। अब मैं ये कहूं कि मुझे या किसी साइंटिस्ट को या आपको इन रिएक्शन को स्टडी करना है, ये रिएक्शन बहुत जो स्लो हो रही है रस्टिंग को स्टडी करना है कि क्यों हो रहा है। तो क्या वो किसी लोहे के सामने सालों तक बैठा रहेगा क्या किसी लोहे के सामने महीनों तक बैठा रहेगा क्या? नहीं। मतलब वो कुछ ऐसा तरीका ढूंढेगा कि जो ये काम महीनों में हो रहा है, सालों में हो रहा है, वो या तो दिनों में हो जाए या कुछ कम समय में हो जाए, जिससे उसको स्टडी कर पाए। तो उसके लिए उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा सब्सटेंस ढूंढे जो इस रिएक्शन जो बहुत लंबे समय तक हो रही है उसको बहुत कम समय में करके। लेकिन एक बात और चीज याद रखना, रस्सिंग ऑफ आयरन में आप कैटालिस्ट लगाकर इसको कम नहीं कर सकते, कारण कि जो रिएक्शन सालों में हो रही है उसको आप कितना फास्ट कर सकते हो, कितना तेज गति से कर सकते हो। सालों से महीनों में कर दोगे, महीनों से दिनों में कर दोगे, तो भी तो वो इतना फास्ट नहीं हो रहा है। क्या आप उसको सालों में होने वाली रिएक्शन को विदिन मिनट्स विदिन सेकेंड्स तो नहीं कर सकते? आखिर आप रेट बढ़ाकर भी कितना बढ़ा देंगे। इसलिए मतलब ये कि इनमें जो बहुत स्लो है, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी वेरी स्लो रिएक्शंस, उनको आप कैटालिस्ट से रिलेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अब ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, बहुत तेज गति से। अब मुझे इसको स्टडी करना है, लेकिन स्टडी करने से पहले ही रिएक्शन होगी, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई ऐसा सब्सटेंस ढूंढूं जो इस रिएक्शंस को क्या कर दे, स्लो कर दे, धीरे धीरे हो, ताकि मैं उसको स्टडी कर पाऊं। तो उसके लिए भी मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एक एक्सटर्नल सब्सटेंस। ठीक है, अब देखना, अब ये सोचा कि क्यों ना ऐसी चीजें ढूंढे तो फास्ट को स्लो कर दे और स्लो को फास्ट कर दे। तो ऐसे सब्सटेंस को ही नाम दिया गया क्या, कैटालिस्ट। आया समझ में जरूरत क्यों पड़ी कैटालिस्ट की? अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको समझाया व्हाट इज द नीड ऑफ कैटालिस्ट, कि कैटालिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर कैटालिस्ट क्यों चाहिए था। तो ये थी नीड, इन रिएक्शंस के कारण कैटालिस्ट को आना पड़ा। ठीक है, अब देखना, और एक बात याद रखना कि एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो रही है और कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, तो भी वहां पर कैटालिस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा। जनरली कैटालिस्ट इफेक्टिव होते हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब मॉडरेट का मतलब ना तो ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। ऐसी रिएक्शंस के लिए कैटालिस्ट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कोई रिएक्शन बहुत, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का मैंने बता दिया, सालों में होने वाली रिएक्शंस को हम कितना फास्ट कर सकते हैं। कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, उसको हम कितना स्लो कर देंगे। तो ये दोनों बातें हैं, बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा स्लो के लिए कैटालिस्ट इफेक्टिव नहीं होता। आप यूज कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। तो अब हम बढ़ेंगे आगे डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, अब डेफिनेशन से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं ClO3, इसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसके डिसोसिएशन से O2 बनती है, इसके डिसोसिएशन से O2 साथ में कैसेल बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन इस रिएक्शन को होने में अप्रोक्सीमेट 5 to 6 आवर्स लगते हैं, 5 से 6 घंटे लगते हैं इस रिएक्शन को होने में। लेकिन मान लीजिए आपको सडन O2 की जरूरत है, बहुत तेज O2 आपको चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए, तो इसमें आप मिला दीजिए MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या मिला दीजिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि जो रिएक्शन 5 से 6 घंटे में हो रही थी, वही रिएक्शन अब 20 से 25 मिनट में होगी। देखो कितना कम समय हो गया। जो रिएक्शन 5 से 6 घंटे ले रही थी होने में, वो रिएक्शन अब मात्र 20 से 25 मिनट में पूरी हो गई। तो ये आपने क्या किया, ये जो कैटालिस्ट मिलाया उसका कमाल है। ठीक है, तो अब मैं आपको डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा। ये तो बात होगी सारे एग्जांपल्स की, भूमिका, इंट्रोडक्शन सारा हो चुका। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कैटालिस्ट क्या है। तो कैटालिस्ट क्या है, इट इज द सब्सटेंस और केमिकल रिएजेंट, इट इज द केमिकल रिएजेंट। ये आप लोगे क्या, वो केमिकल रिएजेंट ही है। इट इज द केमिकल रिएजेंट विच, मैं क्या लिखूं, देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात रह जाती है, वो हमेशा यही लिखते हैं, द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द केमिकल। अरे सिर्फ बढ़ाना ये कैटालिस्ट का काम नहीं है, कैटालिस्ट बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो हम कह सकते हैं इट इज द केमिकल रिएजेंट विच, अब बढ़ाना घटाने की बजाय यहां पर मैं एक वर्ड ले रहा हूं, अल्टर।
अल्टर का मतलब वो चेंज कर दे, अगर फास्ट हो रही है तो स्लो कर दे, स्लो हो रही है तो फास्ट कर दे, मतलब जो उसकी रेट है उस रेट को चेंज कर दे। इट इज द केमिकल रिएजेंट विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एक और खास बात, ये है केमिकल रिएजेंट लेकिन ये खुद क्या होगा, अनचेंज रहेगा, मतलब ये कि ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। अब एक बात और समझना, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा मतलब सिर्फ जाके बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा, रिएक्टेंट्स को एक्टिव करेगा और फास्टली प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन MnO2 जैसे कि आपने जो लिया था वो रिएक्शन के पहले भी MnO2 ही रहेगा और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी आपको MnO2 ही मिलेगा। ये एज अ प्रोडक्ट आपको चेंज होकर नहीं मिलेगा, वो एज इट इज अनचेंज रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इट इज द केमिकल रिएजेंट विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। खुद बिना किसी बदलाव के केमिकल रिएक्शन की रेट को अगर वो चेंज कर देता है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, कैटालिस्ट। क्या कहलाएगा, कैटालिस्ट। तो समझ में आया कैटालिस्ट किसे कहते हैं। व्हाट आर द कैटालिस्ट, इट इज द केमिकल रिएजेंट विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। खुद बिना किसी बदलाव के केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है, वो सब्सटेंस आपका कहलाएगा कैटालिस्ट। क्या कहलाएगा, कैटालिस्ट। तो बताइए आपको समझ में आया है नहीं, कैटालिस्ट किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप, हालांकि एक बड़ी चीज नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हो 10th में। अब लेकिन हमने तो कैटालिस्ट बताया और यहां पर टॉपिक मैंने लिखा है कैटालाइसिस। तो किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट की मदद से ऐसे जो बदलाव हम कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटालाइसिस। It is the process in which we alter the rate of chemical reaction by using catalyst is known as catalysis। ये पूरी प्रोसेस जो हमने करी वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कैटालाइसिस। आया समझ में, व्हाट इज कैटालाइसिस, इट इज द प्रोसेस in which rate of chemical reaction is altered by using chemical catalyst is known as catalysis। उस प्रोसेस का नाम क्या है, कैटालाइसिस। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से कैटालाइसिस समझ में आया होगा, कैटालिस्ट समझ में आया होगा। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। तो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस के अंदर हमको पढ़ना है कि कैटालाइसिस कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, तो ये पता होना चाहिए कि कैटालाइसिस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला है आपका होमोजीनियस कैटालाइसिस, पहला है होमोजीनियस कैटालाइसिस और दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। बहुत इजी चीज है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की बात नहीं है। मैंने पहले ही चैप्टर स्टार्टिंग में कहा था यहाँ से डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं, तो सीधा ये प्रश्न आ चुका है पहले, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। या सीधा आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस, गिव एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो बात तो आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब जानते ही हो, लेकिन उसका यूज यहाँ पर कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस। सबसे पहले बात हम किसकी करेंगे, होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, अब देखना, होमो का मतलब तो क्या है यहाँ पर, सेम। सब जानते हो होमो का मतलब सेम, पर यहाँ पर क्या सेम, किस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, A+B, ये आपके क्या है, रिएक्टेंट्स। क्या है, रिएक्टेंट्स। इनको रिएक्शन कराने के लिए आपने C को क्या ले लिया, कैटालिस्ट। सी आपका क्या हो गया, कैटालिस्ट। और आपने प्रोडक्ट बना दिए हैं D and E, ये दोनों आपके क्या बन गए, प्रोडक्ट्स। देखो बहुत, ये जस्ट एग्जांपल है, मैं आगे मैंने एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा, डेफिनेशन इसके बाद, इससे एग्जांपल से डेफिनेशन समझाऊंगा। आपके पास रिएक्टेंट्स, कैटालिस्ट और प्रोडक्ट्स, तीन चीजें हैं। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा होता है हर जगह। अगर आपने 10th में पढ़ा हो प्रॉपर तरीके से केमिकल रिएक्शन को रीड करना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ ब्रैकेट में जो चीज लिखी होती है वो क्या है। फर्स्टली कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे
कि यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, किस चीज के बारे में जिक्र होता है ब्रैकेट के अंदर। अगर आपने केमिकल रिएक्शन को रीड करना आता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है ब्रैकेट में, किस चीज का जिक्र होता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखकर बताइए जल्दी से। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन सी फिजिकल स्टेट में होता है, तो जनरली क्या लिखा जाता है, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और एक्वस मतलब जब वो वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में लिया जाता है तो एक्वस वर्ड काम में लिया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में, किसमें, सॉलिड स्टेट में, तो क्या होगा, ये आपका कहलाएगा होमोजीनियस। मतलब सिर्फ सॉलिड नहीं, हाँ एक बात ये भी याद रखना, मतलब आप डेफिनेशन बना रहा हूं मैं, सुनना, किसे कहेंगे, द कैटालाइसिस इन विच कौन सी तीन चीजों का जिक्र किया मैंने, इन विच रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटालिस्ट ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट। ये बात आ गई, हम सुना ध्यान से, क्या बनी डेफिनेशन, ऐसी प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स, कैटालिस्ट और प्रोडक्ट इन सब की फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम फिजिकल स्टेट आपको मिल रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा होमोजीनियस कैटालिस्ट। क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो डेफिनेशन क्या है, द कैटालिसिस इन विच रिएक्टेंट्स, products and catalyst all are in the same physical state, then it is known as homogeneous catalysis। ये तो बात हो गई homogeneous catalysis की। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, homogeneous catalysis का एग्जांपल। These are the examples of homogeneous catalysis। सबसे पहला है oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide by using nitric oxide, SO2 gaseous, ये gaseous और ये gaseous, all are in the same physical state, then it is an example of homogeneous catalysis। देखो ये मैंने सब अलग अलग लिखे, इसलिए अलग अलग लिखे क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, तो ये आपको पता हो इसलिए मैंने इसके नाम से भी लिखा है। दूसरा कि यहाँ पर ये एस्टर HCH3COO2H5, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है एसिड की प्रेजेंस में, एसिडिक एसिड और एल्कोहल। तो क्या किया हमने, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या बना दिया, एसिड और एल्कोहल। दीज ऑल आर इन द सेम फिजिकल स्टेट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, इसको तो हम कहते हैं ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। ये क्वेरी आगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, उसमें क्लियर हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला मैं ले रहा हूं 2CH3CH2OH कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो ये बन जाएगा, इससे हम क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल से हम बनाते हैं क्या, डाई एथिल ईथर। क्या बनाते हैं, डाई एथिल ईथर। तो ये आपके पास अगली रिएक्शन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस। किसके एग्जांपल्स हैं, होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो ये आपका होमोजीनियस कैटालाइसिस यहाँ पर पूरा हुआ। अब आपको यहाँ पर एक मैकेनिज्म बता रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो मैकेनिज्म आगे भी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, लेकिन एक बार जनरल बात आप समझ लीजिए। क्या होगा, तो कैटालिस्ट सबसे पहले जाएगा रिएक्टेंट्स के पास, वो एक रिएक्टेंट्स के साथ जुड़कर क्या बना देता है, इंटरमीडिएट। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए A+B और ये आपने ले लिया X, तो मान लीजिए ये X गया पहले A के पास, फिर से क्या बना दिया AX। अब ये AX मिलकर किसके पास ले जाएगा, B के पास, तो ये क्या बना देगा, अब AB बन गया और वापस X वापस निकल गया। देखो पहले X था, लास्ट में X वापस बचा, मतलब ये क्या कहलाएगा, X तो है आपका कैटालिस्ट। X ने पहले क्या किया, A के साथ जुड़कर क्या बना दिया, इंटरमीडिएट। क्या बनाया, इंटरमीडिएट। फिर ये इंटरमीडिएट किसके पास गया, B के पास, इन दोनों को मिलाकर प्रोडक्ट बना दिया और ये आपका कैटालिस्ट लास्ट में वापस रिलीज हो गया। मतलब क्या, ये कौन सी रिएक्शंस हैं, तो ये होमोजेनियस कैटालाइसिस का मैकेनिज्म है कि होमोजेनियस कैटालाइसिस जो होता है वो कैसे होता है, ये रिएक्शन कैसे होती है। अगला टॉपिक है हमारा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। अगला है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस।
अब होमोजीनियस पता पड़ चुका होगा, तो हेटेरोजीनियस अपने आप समझ में आ जाता है। हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, सेकेंड हम लेते हैं हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। देखो लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब मैंने वहां क्या कहा था, सब सेम फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं कि सारे के सारे अलग अलग हो, कोई भी एक अलग फिजिकल स्टेट में आ गया मतलब वो हेटेरोजीनियस है, ठीक है। एग्जांपल के लिए वापस बताता हूं, A प्लस बी सी डी प्लस पी, मान लीजिए ये सब सॉलिड में, ये सब सॉलिड में, लेकिन कैटालिस्ट आपने लिया वो गैस ले लिया, तो एक अलग आ गया मतलब हेटेरोजीनियस। या मान लीजिए ये भी सॉलिड में था और यहाँ एक प्रोडक्ट गैस में आ गया, तो भी ये क्या था, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई था गैस, तो भी ये हेटेरोजीनियस। मतलब प्रोडक्ट, कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स, कैटालिस्ट और प्रोडक्ट्स, इन तीनों में से एक की भी फिजिकल स्टेट अगर अलग है तो वो हमारा कहलाएगा हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। सारे सेम तो होमोजीनियस, एक भी अलग तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। तो समझ में आ चुका होगा हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। इट इज द प्रोसेस इन विच one of the reactants, product or catalyst are in different physical state, then it is considered as a heterogeneous catalysis। तब हम इसको क्या कहते हैं, heterogeneous catalysis। अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, तो अब हम लिखेंगे इनके एग्जांपल्स। अब हम बात करेंगे हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस के एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले ये जो लिखा है वो क्या है, तो ओस्वाल्ड प्रोसेस है। कौन सा है, ओस्वाल्ड प्रोसेस। अब देखना इसके अंदर क्या था, तो हमने लिया NH3 अमोनिया, अमोनिया की रिएक्शन करें हमने ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ये बन गया 4NO प्लस 6H2। क्या बना, 4NO प्लस 6H2। तो देखिए ये कौन सा था, गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट, ये सॉलिड स्टेट, ये गैस और ये लिक्विड। मतलब ये दोनों क्या आ गए, अलग है। मैंने क्या कहा था, एक भी अलग है, मतलब कौन सा, हेटेरोजीनियस। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, आपका हेटेरोजीनियस। और इस रिएक्शन के आगे और रिएक्शन आती है जिसके अंदर हम HNO3 बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ HNO3, ओस्वाल्ड प्रोसेस, पी ब्लॉक के अंदर हम पढ़ेंगे इसको। अगला है आपका वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन। तो ये देखो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड में, हाइड्रोजन गैस, निकेल सॉलिड, ये मैं बता चुका हूं। डीएनए ब्लॉक में याद करिए, मैंने आपको कहा था कौन सी रो है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन कौन से 3 एलिमेंट बताए थे मैंने, निकेल वाली रो आपको पता हो तो मैंने 3D 4D 5D, फिर मैंने आपको ग्रुप नंबर बताए थे इस तरीके से। एक तो मैंने कहा था कोइनेज मेटल्स, फिर एक मैंने कहा था हाइड्रोजनेशन ऑफ मेटल्स कहा था। तो कौन कौन से 3 का सेट है और कौन सा ग्रुप नंबर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मुझे, ये कौन से ग्रुप का नाम है, कौन से ग्रुप में आते हैं तीनों एलिमेंट, ठीक है। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला अगर अपन बात करें तो ये बन जाता है वेजिटेबल फैट्स में। तो ये लिक्विड, ये गैस, ये सॉलिड चेंज हो गया, मतलब क्या, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। तो आपको दोनों रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। एग्जांपल्स में आता है सीधा, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, या आपको पूछा जा सकता है गिव द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, किसी भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, 1 मार्क में आएगा सीधा और आपको आंसर देना पड़ेगा। अब ये तो था टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, तो ये हम पढ़ चुके हैं। ये आप टेक्स्ट बुक, मैंने पहले ही कहा था, नोट्स का यूज लें, टेक्स्ट बुक का यूज लें और आप वहां से पढ़ें। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर्स डीएनए ब्लॉग में दिया गया होमवर्क अभी तक पूरा नहीं किया है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज रिप्लाई करें और दिया गया होमवर्क तो पूरा करें कम से कम, ताकि मैं आपको आगे सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स भेज सकूं। हालांकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने होमवर्क कर भी लिया है और मैंने उनको नोट्स भेज भी दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई रिप्लाई नहीं है और उन्होंने होमवर्क नहीं किया है, तो मैं उनको नोट्स कहां से भेजूंगा। जब तक आपका होमवर्क नहीं होगा तब तक मैं आपको नोट्स नहीं भेज सकता। इसलिए डीएनए ब्लॉग में दिया गया वीडियो देखें, उनमें मैंने होमवर्क दिया है वो करें, तो मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। अगला टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। तो टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट पहले कौन कौन से होते हैं, तो एक तो है आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट, दूसरा है आपका नेगेटिव कैटालिस्ट, तीसरा है ऑटो कैटालिस्ट और चौथा है
इंड्यूस्ड कैटालिस्ट होता है, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। इन 4 प्रकार के कैटालिस्ट की हमको बात करनी है, पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट और इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। इन चारों कैटालिस्ट के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हालांकि इनके बारे में आप पढ़ चुके हो, पहले वाले तीनों पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट और ऑटो कैटालिस्ट, ये क्लास 10 में आप इनको अच्छे से पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव कैटालिस्ट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम, पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट, देखो पॉजिटिव का मतलब ऐसे क्लियर है, कुछ अच्छी बात, पॉजिटिव वर्ड आती है हमें लगता है कि अच्छा कर रहा होगा। तो अच्छा क्या कर सकता है कि कोई रिएक्शन बहुत धीरे हो रही है तो उसकी रेट को बढ़ा देगा। क्या करेगा? बढ़ा देगा। मतलब क्या? द कैटालिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल reaction are known as positive catalyst, are known as positive catalyst। तो किसे कहते हैं हम पॉजिटिव कैटालिस्ट? तो पॉजिटिव कैटालिस्ट हम कहते हैं द कैटालिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे कैटालिस्ट जो केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। द कैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल अगर मैं इसका दूं आपको, तो H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है? प्लेटिनम। तो ये देता है आपको H2O प्लस O2। और अगर बात करें अपन रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो यहां पर करना पड़ेगा 2, यहां पर भी आ जाएगा 2। तो हो गया बैलेंस, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। क्लियर? दैट्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर अपन कराएं तो ये दोनों हमारे पास बनते हैं। और ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं, तो प्लेटिनम क्या करेगा? ये रिएक्शन पहले स्लो हो रही थी, उस रिएक्शन को इसने बढ़ा दिया। तो आखिर प्लेटिनम ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ गई? तो वो भी मैं बता देता हूं। तो यहां पर होता है, एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या आती है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम बताते हैं EA से। ये 4th चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर फिर से आएगा, पर अभी ये बात आई है तो मैं बता देता हूं। तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स के पास पहले से कुछ एनर्जी होती है। तो मान लो रिएक्टेंट्स के पास ये एनर्जी है और ये है इनकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जिस एनर्जी पर आने के बाद वो रिएजेंट्स, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बात को ध्यान से समझना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी पहले से है, इनको इतनी एनर्जी और चाहिए। कितनी? इतना भाग। बात को ध्यान से समझना, इतनी एनर्जी पहले से है तो कितनी एनर्जी और लगानी पड़ेगी? इतनी लगाती तो वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अभी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो आपने जैसे ही प्लेटिनम डाला तो प्लेटिनम ने क्या किया? इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको कम कर दिया। मतलब पहले तो आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही थी, वो मात्र इतनी एनर्जी लगाते वो प्रोडक्ट बना रहा है। इसी वजह से क्या होगा? रिएक्टिव रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। पहले एनर्जी ज्यादा थे तो प्रोडक्ट बना रहे थे, अब कम एनर्जी में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो क्या कहलाएगी डेफिनेशन आपकी? तो हमने क्या किया, आपको पता होना चाहिए कैटालिस्ट करते क्या है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं? दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये काम था किसका? पॉजिटिव कैटालिस्ट। ये इसका एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा पॉजिटिव कैटालिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड कैटालिस्ट की तरफ, जिसका नाम है नेगेटिव कैटालिस्ट। अगला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो है नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट। अब देखो पॉजिटिव क्या कर रहा था? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा था। तो नेगेटिव क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। तो क्या लिखेंगे अपन? द कैटालिस्ट which decreases the catalyst which decreases the rate of chemical reaction, the catalyst which decreases the rate of chemical reaction is known as negative catalyst। इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कैटालिस्ट। रिएक्शन वही ले रहा हूं मैं, देखो 2H2O2, इसका डिकम्पोजिशन कराया हमने 2H2O plus O2।
रिएक्शन को बढ़ाने के लिए मैंने क्या लिया था, प्लेटिनम। लेकिन अब मैं यहाँ पर कैटालिस्ट चेंज कर देता हूं, कैटालिस्ट मैंने ले लिया ग्लिसरॉल। कैटालिस्ट मैंने ले लिया ग्लिसरॉल। तो देखो कितना फर्क पड़ गया। ग्लिसरॉल लेते ही तुरंत पहले जो रिएक्शन प्लेटिनम ने फास्ट कर दी थी, ग्लिसरॉल लेते ही वो रिएक्शन कम हो गई। मतलब मान लीजिए पहले रिएक्शन की रेट ये थी, जैसे ही आपने प्लेटिनम डाला, प्लेटिनम ऐड करते ही कहां चली गई, ये रेट ये आ गई। और जैसे ही आपने ग्लिसरॉल डाला तो ये रेट ये आ गई। मतलब क्या कि प्लेटिनम तो क्या कर रहा था, पॉजिटिव कैटालिस्ट के रूप में रिएक्शन को बढ़ा रहा था, लेकिन ग्लिसरॉल ने क्या किया, नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह रेट ऑफ रिएक्शंस को कम कर दिया। और अब काम कैसे हुई रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी से जोड़ो आप वापस। तो मतलब ये कि ये थी पहली एक्टिवेशन एनर्जी, तो ग्लिसरॉल ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया। पहले इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई। तो आपको याद होना चाहिए पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाइल नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, तो नेगेटिव कैटालिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। एग्जांपल बता रहे हैं, H2A2 का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम की मदद से करते हैं तो वो पॉजिटिव कैटालिस्ट का एग्जांपल होगा। और अगर वहां पर अपन ग्लिसरॉल लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट। तो यहाँ पर दो की हम बात कर चुके हैं। अब तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे और वो है हमारा ऑटो कैटालिस्ट। तीसरा है हमारा ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है, तो ऑटो कैटालिस्ट में क्या करेंगे हम, तो ऑटो कैटालिस्ट में क्या होगा वो ध्यान से समझना। मैं एक बार एग्जांपल बता देता हूं। ऑटो कैटालिस्ट, तो आपके पास है एथिल एसीटेट, ठीक है, और इस रिएक्शन के दौरान आपका एक तो बन गया एसिटिक एसिड और एक बन गया एल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन है और इसका आपको कराना था हाइड्रोलाइसिस। क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। तो आप यहां पर लिख दीजिए H2O, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट। तो इसके दौरान आपने यहां पर कोई कैटालिस्ट नहीं ले रखा है, यहां पर क्या किया, कुछ भी कैटालिस्ट नहीं ले रखा है। तो बात को ध्यान से समझना। जैसे ये रिएक्शन आपने करवाई तो रिएक्शन पहले बहुत स्लो हो रही थी, रिएक्शन पहले बहुत ही स्लो रेट के ऊपर हो रही थी। तो रिएक्शन जब हुई तब CH3COOH जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई तब यहां पर ये दोनों थे, ये दोनों थे क्या, नहीं थे। पर जैसे रिएक्शन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होना स्टार्ट हुई तो इन दोनों का अमाउंट तो कम होता गया और ये दोनों बनना स्टार्ट हुए। तो जैसे ही एसिटिक एसिड बनना स्टार्ट हुआ वैसे वैसे रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे एसिटिक एसिड बढ़ता गया रिएक्शन की रेट भी बढ़ती गई। कारण कि यहां पर रिएक्शन के दौरान बनने वाला ये जो एसिटिक एसिड है वो इटसेल्फ काम करेगा किसकी तरह, कैटालिस्ट की तरह। तो आपको बताना है क्या, ऑटो कैटालिस्ट किसे कहते हैं, द रिएक्शन इन विच reactants participating in reaction or products formed during the reaction itself act as a catalyst, then it is known as autocatalyst। या तो रिएक्शन में भाग लेने वाला रिएक्टेंट या रिएक्शन के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट, इन दोनों में से कोई एक खुद ही कैटालिस्ट की तरह काम करे तो उसको हम कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट। और एक और एग्जांपल, KMnO4 जब आप लेते हो ऑक्सैलिक एसिड के साथ इसका टाइट्रेशन कराते हैं अपन, ये प्रैक्टिकल में करोगे आप। ऑक्सैलिक एसिड के साथ जब भी आप KMnO को टाइट्रेशन कराते हो तो इसमें आप इंडिकेटर नहीं मिलाते हो। क्यों नहीं मिलाते हो इंडिकेटर, क्योंकि इसमें भी ये क्या काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर से काम करता है। तो यहाँ पर भी वो Mn का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने में मदद करता है। तो ये चीज भी आप वहां पर बता सकते हो। ठीक है, तो खास एग्जांपल आपको ये वाला याद रखना है, ऑटो कैटालिस्ट में एसिटिक एसिड जो खुद कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्शन में भाग लेने वाला रिएक्टेंट या रिएक्शन के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट खुद ही कैटालिस्ट की तरह काम करें तो उनको हम कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट। तो ये थी हमारा तीसरा टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। ये तीन आप सिंस क्लास 10 टिल क्लास 10 पढ़ चुके हो, क्लास 10 तक पढ़ चुके हो। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंड्यूस्ड, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। तो अगला है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ केमिकल रिएक्शन कैटालिस्ट, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। अब देखो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड पोटेंशियल, ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इंड्यूस्ड कैटालिस्ट की। तो इसके लिए आपको एक चीज पढ़नी है, पहले वो देखना सबसे पहले कि हमारे पास एक रिएक्शन हम ले रहे हैं Na2SO3, इसका ऑक्सीडेशन कराना है और ये बन गया Na2SO4। क्या बन गया,
Na2SO4। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही थी। क्या हो रही थी? ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है। ठीक है, हमने एक और रिएजेंट लिया Na3AsO3 प्लस O2 और इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही। बात को ध्यान से समझना। हाँ, दो रिएक्शन लिखी मैंने, दोनों अलग अलग हैं। एक तो मैंने लिखा है Na2SO3 का ऑक्सीडेशन मैंने करवाया और बन गया ये Na2SO4। क्या बना? Na2SO4। इसको बैलेंस करने के लिए आप कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। नीचे वाली रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में भी हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इस अलग कंपाउंड अलग है पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अब आपको इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है पर ये नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया, जो दूसरी रिएक्शन हो रही थी उस रिएक्शन की मदद से इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया। कैसे? तो अब आपने क्या ले लिया? Na2SO3। क्या लिया? Na2SO3 प्लस Na3AsO3 प्लस O2। ये रिएक्शन आपने कराई और आपके पास क्या बन गया? एक तो बन गया Na2SO4 प्लस एक बन गया Na3AsO4। देखो ये O3 था, यहां पर आकर क्या बन गया? O4। हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन पर ये जो रिएक्शन नहीं हो रही थी वो इस रिएक्शन की मदद से, देखो ये वाली रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन की मदद से इसका हमने क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ये पूरी की पूरी रिएक्शन किसकी तरह काम कर रही है? एज अ कैटालिस्ट। नहीं हो रहा था ना, ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, उसको हमने करवाई इसकी मदद से। तो ये कहलाएगा आपका इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। इसकी डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये था हमारा अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा कैटालाइसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस क्या होता है, और अगला टॉपिक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। अब आगे बढ़ेंगे हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब कैटालाइसिस के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है एंजाइम कैटालाइसिस। अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है एंजाइम कैटालाइसिस। देखिए बायोलॉजी स्टूडेंट इसको अच्छे से जानते होंगे और हमारे यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी है और ये आगे 12th चैप्टर जो बायोमोलिकुलर हम पढ़ेंगे उसमें भी है। वर्ड एंजाइम, एग्जैक्टली पहले सिर्फ एंजाइम का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो किसको कहते हैं एंजाइम? आप लोगों ने सुना एंजाइम? कहाँ सुना? तो क्लास 10 के अंदर कई सारे चैप्टर आपने पढ़ रखे। जैसे मैं डाइजेशन का एग्जाम्पल लूँ तो डाइजेशन के अंदर आपने सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़े, ठीक है, सलाइवा के अंदर भी एंजाइम होता है। फिर आपने डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर गए तो कई सारी ऐसी प्रोसेस है जो एंजाइम्स की मदद से होती है। रेस्पिरेशन में भी एंजाइम्स काम में आते हैं, एक्सक्रीशन में भी एंजाइम्स काम में आते हैं। मतलब हमारी कई सारी लाइफ प्रोसेस ऐसी हैं जिसके अंदर एंजाइम्स यूजेबल लगे होते हैं। तो एंजाइम की डेफिनेशन में अगर आपको पूछा जाए तो एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट्स होते हैं ये। एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स which are formed by, कौन बना सकता है इसको? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बनाते हैं एंजाइम। एंजाइम कहां रिलीज होते हैं? एंजाइम्स आर द नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन बनाता है इसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड यूज्ड ड्यूरिंग द many life processes as a catalyst। ठीक है, क्या होता है एंजाइम्स? क्या है? तो एंजाइम्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो बनाता कौन है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कई सारी लाइफ प्रोसेस होती है, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? कैटालिस्ट की तरह ही तो कर रहे हैं। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट, किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करना, वो उसमें हेल्प करते हैं। तो कैटालिस्ट का ही काम हुआ। तो इनको हम कहते हैं बायो कैटालिस्ट। क्या कहते हैं? बायो कैटालिस्ट। क्या कह सकते हैं इनको? बायो कैटालिस्ट भी कहा जाता है, या इनको एंजाइम कैटालिस्ट भी कहा जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालिस्ट भी कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंजाइम कैटालाइसिस। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जिसको हम एंजाइम्स की मदद से पूरा करते हैं और एंजाइम्स वहां पर एक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं।
इसलिए इनको हम बायोकैटालिस्ट भी कह सकते हैं, एंजाइम कैटालिस्ट कहा जाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द लिविंग बॉडी आर नोन एज एंजाइम्स। अब मैं यहाँ पर कुछ हमारी लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल लिखूंगा और उसको हम समझेंगे कि कैसे हम इनको एंजाइम कैटालिस्ट कंसीडर कर सकते हैं। These all are the examples of biocatalysts। सबसे पहला एग्जांपल है आपका, आपने ले रखा है ग्लूकोज और उसको किससे कर दिया? एल्कोहल में कन्वर्ट। आप लोगों ने देखा होगा गन्ने से या अंगूर से या अपने मौड़े, जैसे अपन कहते हैं मौड़ी अपनी देसी भाषा में, उनसे हम एल्कोहल बनाते हैं। तो ग्लूकोज है आपके पास, गन्ना ले रखा है, ग्लूकोज से आपने बनाया क्या? C2H5OH। गुड़ का भी काम में लिया जाता है कभी कभी। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाइमेज एंजाइम। ये ऊपर जो लिखे वो सारे एंजाइम है, पर एटलीस्ट ग्लूकोज को इसे कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? जाइमेज कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं कि ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है। जाइमेज इज एन एग्जांपल ऑफ बायोकैटालिस्ट और एंजाइम कैटालिस्ट। ये सारी रिएक्शंस आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण देखो, 1 मार्क का क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। आपको दे दिया नेम द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू अल्कोहल। ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, जाइमेज। सेम लाइक ये है आपका यूरिया, NH2CO NH2। यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाला कौन है? यूरिएज। और यही कारण है, आप लोगों ने देखा होगा टॉयलेट से अमोनिया की गंध आती है। कारण कि हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिया और यूरिक एसिड बनते हैं, यूरिएज उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अगला स्टार्च। स्टार्च को डायस्टेज, इस एंजाइम का नाम है डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को किसमें बदल देता है? माल्टोज में। अब ये है आपके पास एल्कोहल। एल्कोहल को बदलना है एसिटिक एसिड में, और इसके लिए जो लिया गया है वो माइकोडर्मा एसिटाइड। माइकोडर्मा एसिटाइड एंजाइम एल्कोहल को एसिटिक एसिड। देखो ये सारा थ्योरी पार्ट है, मतलब आपको याद करना पड़ेगा। ये पूछ सकता है आपको सीधा, रिएक्शन बहुत कम पूछी जाती है। आपको पूछेगा कि एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला रेस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन सा है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने वाला कौन सा है? इन्वर्टेज। और ये सब आपके डाइजेशन का आ गया। प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कौन कन्वर्ट करता है? पेप्सिन। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन करता है? एमाइलेज। स्टार्च को शुगर में कौन करता है? टाइलिन। और मिल्क को कर्ड में कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। तो ये सारे बायोकैटालिस्ट के एग्जांपल्स हैं, और ये आपको अच्छे से पता भी होने चाहिए। कारण कि ये अगर आपको नहीं पता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन 100% यहां से आ सकता है। सीधा पूछता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताओ, एमाइलेज। इसलिए ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंजाइम और कैटालिस्ट और हार्मोन, पीछे 12th चैप्टर में आएगा हार्मोन। ये 3 टॉपिक तो बहुत फेवरेबल होते हैं एग्जाम्स वालों के लिए, वो इसमें से ही अधिकतर क्वेश्चन जुड़ते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन अराइज करते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ बायोकैटालिस्ट या प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है हाईली इफेक्टिव। मतलब ये कि एंजाइम कैटालिस्ट है वो बाकी की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब ये कि ये विद इन अ मिनट कई सारे पार्टिकल्स, प्रोडक्ट के पार्टिकल्स को पास आउट कर देता है। मतलब ये कि कम मात्रा और ज्यादा इफेक्टिव होता है कौन? एंजाइम कैटालिस्ट। और किसी भी रिएक्शन को तेज गति से कराने पर ये विद इन मिनट्स कई सारे प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को भगा देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये हाईली इफेक्टिव होता है। दूसरा है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने आपके सामने 10 एग्जांपल लिखे थे, 10 एग्जांपल्स, और मैंने आपको बताया था जैसे कि मिल्क को कर्ड में बदलना है तो उसके लिए ये एंजाइम है वो बहुत स्पेसिफिक है। मतलब मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए आपको लैक्टोबैसिलस एंजाइम ही लेना पड़ेगा, दूसरे एंजाइम से आपका काम नहीं होगा। सेम लाइक हर एक एक्टिविटी को कराने के लिए, जैसे कि यूरिया को आपको अमोनिया में बदलना है, आपको प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में बदलना है, तो हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम फिक्स कर रखा है, इसलिए ये बहुत ही स्पेसिफिक नेचर का होता है। दूसरा, एंजाइम्स को काम करने के लिए बेसिक पीएच की जरूरत होती है। ये एक ऑप्टिमम पीएच पर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और इसके लिए पीएच की जरूरत पड़ती है 5 से 7 पीएच तक की वैल्यू में। ये बहुत ही अच्छे हाईली एक्टिव होते हैं। मतलब इनको
एक्टिव तरीके से काम करने के लिए इस पीएच की जरूरत पड़ती है। चौथा पॉइंट है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब 275 से लेकर 310 केल्विन। ये टेम्परेचर ऐसा है जहां पर ये जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव, ये सब इनकी प्रॉपर्टीज है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स, ये बात बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कैटालिस्ट के साथ इस तरीके से लिखा होता है Fe+3 Cu+2, तो ये सारे जो चीजें हैं इनको हम कहते हैं कोर एंजाइम्स। क्या कहते हैं? कोर एंजाइम्स, जो क्या करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वालों को हम क्या कहते हैं? कैटालिस्ट प्रोमोटर। याद करिए 10th में था टॉपिक, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कैटालिस्ट को कहते हैं अपना काम करो, उनको हम कहते हैं कैटालिस्ट प्रोमोटर। और इसी एक्टिविटी जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दें, कैटालिस्ट का काम जो हो रहा है उसको रोक दें, उनको हम कहते हैं कैटालिस्ट पॉइजन। तो क्या करेंगे ये, इनको हम कहलाएंगे कोएंजाइम्स जो क्या करते हैं एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो अगर ये बढ़ा रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे? घटाने वाले को इनहिबिटर्स और पॉइजन है। ये क्या करते हैं? या तो रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं या बिल्कुल रोक देते हैं। ये कम भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। तो ये इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज है एंजाइम कैटालिस्ट की। तो ये था टॉपिक आपका एंजाइम कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज। अब हम तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर पूरा होता है। आज हमने पढ़ा व्हाट आर कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। ये सारी चीजें आप पहले टिल क्लास 10 पढ़ चुके हो। तो आपको टेक्स्ट बुक से इसको पढ़ना है, नोट्स का यूज लेना है और वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और रिक्वेस्ट, वे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक D&A ब्लॉक का वीडियो नहीं देखा है और उसमें दिया हुआ होमवर्क पूरा नहीं किया है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, वो होमवर्क पूरा करो, तो मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स दूंगा और उसके बाद आप सरफेस केमिस्ट्री के वीडियो देखें। साथ ही साथ अगर आपको पता है आपके फ्रेंड्स में से कोई ये वीडियो नहीं देख रहा है तो उनको सूचित करें कि ये जो सिलेबस यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जा रहा है वो वापस ऑफलाइन क्लासेस में किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ाया जाएगा। उनको जब भी पढ़ना है तो वीडियो से ही पढ़ना है। तो उनको कहें कि इस टाइम का यूटिलाइजेशन करें और वीडियो को बराबर टाइम पर देखते रहें। और अगर आपने वीडियो देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें, ड्यूरिंग द वीडियो दिए पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना नहीं भूलें। और एक और खास बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की जरूरत है। दूसरा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर बताएं। जल्द ही मिलेंगे हमारे नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।